मैंने इसमें आपका एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेम का जो सब्जेक्ट लिया है वो है आपका MAEC 507 जून 2023 का पेपर लिया है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है 19 मार्क्स में वो यही पूछा गया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की जो आपका हरित क्रांति का जो कॉन्सेप्ट आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन आपको बताना है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, और कि मतलब क्या इम्पैक्ट या क्या असर पड़ा है आपका हरित क्रांति का किस पे, भारतीय कृषि पे, ये हम इसमें जानेंगे। तो पहले हम इसमें मीनिंग जान लेंगे कि हरित क्रांति क्या है। फिर देखो कि जो हरित क्रांति आई थी तो उसका कुछ ना कुछ आपका जो भारतीय एग्रीकल्चर थी उसपे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, नेगेटिव भी, वही हम इसमें जानेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। The Green Revolution refers to a period of rapid increase in agricultural production in India due to the use of modern technology, high-yielding variety seeds, chemical fertilizers, pesticides and irrigation facility। तो ठीक है, जब आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति की हम बात कर रहे हैं तो हम उस समय की बात कर रहे हैं जब जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था इंडिया का वो काफी तेजी से बढ़ा। और उसके बढ़ने का कारण ये था कि उस समय एग्रीकल्चर में जो है आधुनिक जो आपकी टेक्नोलॉजी थी उसको यूज किया गया। HIV जो आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी, ठीक है, उनका यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज का, जिससे क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था इंडिया का या जो और भी डेवलपिंग कंट्रीज थी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा वो। आपकी हरित क्रांति जो है वो मिड 1960 में आई थी। ठीक है, 1960 के मध्य में ये आई थी। मेनली आपकी जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था उस समय ये आई थी। कह सकते हो आप 1961 से 66 का जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था उस समय आपकी हरित क्रांति को स्टार्ट किया गया था। इसको किसकी लीडरशिप में स्टार्ट किया गया था? अंडर MS स्वामीनाथन, जिनको हम हरित क्रांति का फादर भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले हमने इसमें कंसेप्ट जाना जिसमें आप लिख देंगे कि हरित क्रांति वो टाइम पीरियड था जब क्या बोलते हैं भारत में जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है बहुत तेजी से बढ़ा, इसलिए क्योंकि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अच्छी सीड्स का, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी का यूज किया गया। ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान के मिड में आया था। ठीक है, और MS स्वामीनाथन जो थे वो इसके उन्होंने उनकी लीडरशिप में ये आपका आया था। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट का। ठीक है, देन हम आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। देखो, जो आपका हरित क्रांति है उसके मेन फीचर्स ये था कि इसमें आपका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया, मतलब नए नए टाइप के वीट और राइस सीड्स का यूज किया गया ताकि मतलब उनसे ज्यादा उत्पादन हो। फिर यहाँ पर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया ताकि हम जो मिट्टी की फर्टिलिटी उसको इम्प्रूव कर सके, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज को भी एक्सपेंड किया गया, जैसे कैनाल्स हो गई, ट्यूबवेल हो गई, ताकि एक अच्छी वाटर सप्लाई रहे। फिर इस समय मैकेनाइजेशन भी हुआ, मशीनीकरण, कि एग्रीकल्चर में जैसे आपका किन चीजों का यूज किया गया कि मानव या जो पशु है वो तो काम कर ही रहे थे, उनको किस चीज से भी रिप्लेस किया गया, जैसे वहां पर मशीन वगैरह का यूज किया गया। आपका ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, हार्वेस्टर्स का यूज किया गया, थ्रेशर्स। ठीक है, तो देखो मशीनीकरण जब आपका एग्रीकल्चर में हुआ इस दौरान तो उसका मेन एम यही रहता है कि हमारे जो अच्छी क्वालिटी में हमारे गुड्स वो उत्पादन हो। तो मशीनीकरण का मेन एम यही था उस समय कि खेती का काम जैसे जल्दी और आसानी से हो जाता है, उत्पादन की लागत भी कम होती है, समय की बचत होती है, उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता भी बढ़ती है। ठीक है, तो मशीनीकरण में यही हुआ कि खेतों के काम में जैसे जो मानव या पशु श्रम की जगह मशीनों का उपयोग किया गया, जिसमें आपके ट्रैक्टर, पंप सेट हो गए, ड्रिल मशीन हो गया, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, इन सब का यूज किया गया। फिर इसमें ये है कि फार्मर्स ने एक मल्टीपल क्रॉपिंग भी आपकी स्टार्टेड करी क्रॉपिंग में। ठीक है, डबल पी आ जाएगा आपका ये। फार्मर मतलब एक से ज्यादा आपका क्रॉप्स को मतलब उगाते थे पर ईयर। ठीक है, अब उनका फोकस उस पे नहीं था कि एक ही क्रॉप पे, एक ही मतलब क्रॉप पे ना होके फार्मर जो है मोर देन वन क्रॉप क्या बोलते हैं ग्रो करते थे पर ईयर।
फीचर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपकी जो हरित क्रांति आई थी उसके मेन क्या फीचर्स थे। अब हम इम्पैक्ट देखेंगे कि आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा किस पे, इंडियन एग्रीकल्चर पे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। एक तो क्या हुआ कि फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हुआ। जो प्रोडक्शन था व्हीट का, राइस का, वो काफी तेजी से बढ़ गया। इंडिया सबसे बड़ी बात इस दौरान क्या बन गया, सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन्स में, और उसके इंपोर्ट्स भी कम हुए। सेल्फ सफिशिएंट बन गया इंडिया किसमें, आपका फूड ग्रेन्स में, और उनके इंपोर्ट भी कम हुए। तो पहला इसका इम्पैक्ट तो यही पड़ा कि जो फूड ग्रेन्स है आपके व्हीट राइस का प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हुआ, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन्स में। सेकंड आप इसमें लिखोगे, इवन अगर आपको कुछ एग्जांपल्स में लिखना भी है तो जो आपका व्हीट का लिख सकते हैं, व्हीट का प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हुआ। पहले आपका 11 मिलियन आपका टन था कब, 1960 में, जो आपका 50 मिलियन टन हो गया किसमें, 1980 के दौरान। तो देख लो कहाँ 11 से सीधा 50 मिलियन बढ़ गया। फार्मर्स की इनकम में भी चेंज हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जब हरित क्रांति आई तो फार्मर्स ने क्या बोलते हैं आपकी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज किया, लाइक जैसे पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। तो फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हुई। इससे जो रूरल प्रॉस्पेरिटी थी वो भी इंक्रीज हुई बहुत सारे उन रीजन्स में जहां पर ये HIV सीड्स का यूज किया गया। एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब क्या हो रहा था कि हरित क्रांति के दौरान जो आपकी फर्टिलाइजर्स की, ट्रैक्टर की, एग्रीकल्चर में मशीनरी वगैरह की डिमांड इंक्रीज मतलब बढ़ रही थी उस समय। तो उससे क्या हो रहा था कि जो आपकी ग्रोथ थी इंडस्ट्री की, ठीक है, वो मतलब काफी, तो कहीं ना कहीं इसने इंक्रीज किया जो आपकी ग्रोथ थी इंडस्ट्री की, जो सपोर्ट कर रही थी एग्रीकल्चर को। क्योंकि इस दौरान जो आपकी फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर मशीनरी की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, तो इससे आपका एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी काफी अच्छा असर पड़ा। हमें यहाँ रीजनल इम्बैलेंस भी देखने को मिला। बेनिफिट्स क्या है आपके, लिमिटेड थे मोस्टली, मतलब कैसे स्टेट्स तक, जैसे आपके पंजाब हो गया, ठीक है, जो इसका बेनिफिट्स गया वो आपका पंजाब में, हरियाणा में, और जैसे आपका जो आपका वेस्टर्न यूपी था यहाँ पहुंचा। लेकिन जो ईस्ट के आपके साउथ के स्टेट्स थे उनको ये बेनिफिट नहीं पहुंच रहा था, तो कहीं ना कहीं रीजनल इम्बैलेंस दिखने को मिल रहा था। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी तक तो पहुंच रहा था, बट वाइल जो आपके ईस्टर्न या साउथर्न स्टेट थे वो इसमें पीछे छूट गए थे। तो रीजनल इम्बैलेंस भी आया आपका हरित क्रांति के दौरान। फिर इन्वायरमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब देखो इस दौरान काफी ओवर यूज किया गया आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स वगैरह का, तो कहीं ना कहीं उसने सॉइल डिग्रेडेशन किया और वाटर पॉल्यूशन भी उससे बढ़ा। एक्सेसिव यूज जो हुआ आपका ग्राउंड वाटर का इरिगेशन के लिए, कहीं ना कहीं से आपका वाटर टेबल्स भी नीचे गिरे। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हरित क्रांति जब आई उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले, बट नेगेटिव में कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट था, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर का यूज करने से उससे हमारे इन्वायरमेंट पे मतलब गलत असर पड़ा। एक्सेसिव जो यूज हो रहा था ग्राउंड वाटर का उससे भी क्या बोलते हैं आपका इन्वायरमेंट पे गलत असर पड़ा। सिक्स्थ आपका सोशल इम्पैक्ट। देखो इसमें क्या हुआ कि जो रिच फार्मर थे उनको तो ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि वो आपके जो एक्सपेंसिव इनपुट्स है उनको अफोर्ड कर सकते थे, खरीद सकते थे। बट जो छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स तो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, तो इससे इनकम इनक्वालिटी रूरल एरियाज में बढ़ी। एट लास्ट आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि हाँ, कि जो आपका हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो एक टर्निंग पॉइंट था आपका इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री में। इसने इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया आपका फूड प्रोडक्शन में। लेकिन वहीं पर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके एनवायरनमेंट पे, सोशल चैलेंजेस भी देखने को मिले। ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब इसने हाईलाइट करी कि हमें एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता है जो सस्टेनेबल हो और इंक्लूसिव भी हो।
सेकंड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है 19 मार्क्स में, व्हाई इज इंटरनेशनल ट्रेड नीडेड इन इंडियन इकोनॉमी? कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड है उसकी क्या आवश्यकता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें हमें ये पूछा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है या उसके क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के मीनिंग से। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। अब सही बात है, जब मतलब अगर जो आपका ट्रेड है, व्यापार है, वो आपकी कंट्री के अंदर ही हो रहा है, उसके बाउंड्रीज विद इन द नेशन, ठीक है, तो वो तो आपका इंटरनल ट्रेड हो गया। बट वहीं पर जब ये आपका गुड्स को खरीदना बेचना दो या उससे अधिक कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसी को हम एक्सटर्नल ट्रेड या आपका कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, जहां पर एक्सचेंज हो रहा गुड्स एंड सर्विसेज का दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपका इंपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारी कंट्री इंडिया दूसरी कंट्री से गुड्स सर्विसेज खरीदेगी। और एक्सपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें इंडिया दूसरी कंट्री को बेचेगी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग। आगे चलते हैं कि क्या आवश्यकता है इंटरनेशनल ट्रेड की इन दी, यहाँ पर आप लिख लो इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड के मीनिंग का। अब आ जाते हैं नीड पे कि क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जो भी वो हम इसमें जान लेंगे। तो देखो, एक तो हम इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए करते हैं ऐसे गुड्स के लिए जो हम अपने देश में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो सही बात है, अगर हम ऐसे बहुत सारे गुड्स है जिनको हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की हेल्प से उनको क्या कर सकते हैं, हम बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके बहुत सारे गुड्स होते हैं, जैसे आपके कुछ उदाहरण के लिए आपका जैसे क्रूड ऑयल हो गया, या कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, या कुछ ऐसी कुछ मशीन्स वगैरह होती है जो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं होते, या ऐसा है कि वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और उनकी डिमांड ज्यादा है, तो उनको हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया जो है क्रूड ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करता है, गल्फ कंट्रीज से वो इंपोर्ट करता है, ठीक है, जो आपकी गल्फ कंट्रीज होती है वहां से। सेकंड, अब भाई हमारे यहाँ बहुत सारी चीज ऐसे भी तो होगी जिसका प्रोडक्शन काफी सरप्लस में होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं, किसकी हेल्प से, आपका इंटरनेशनल ट्रेड की हेल्प से। जैसे इंडिया में बहुत सारे गुड्स होते हैं, भी आपके राइस हो गए, टेक्सटाइल्स है, मेडिसिन है, या टी है, ठीक है, तो ये अगर हमारी क्या बोलते हैं, इनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है, जो हमारी डिमांड है वो पूरी हो चुकी है, उसके बाद जो हमारे पास सरप्लस में बचा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इससे हम अच्छा फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं, जो किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि जो आपका इसमें हम याद रखना, हम ये पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय जो आपका ट्रेड है, वो उसकी क्या आवश्यकता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, या उसकी क्या इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स, इसमें आप क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है पेपर में। थर्ड ये है कि ठीक है, इससे हम फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे गुड्स सर्विसेज से तो आप क्या करोगे, उससे फॉरेन करेंसी वगैरह अर्न कर सकते हो। इन्हीं फॉरेन एक्सचेंज का यूज आप अपने इंपोर्ट्स वगैरह पे करने के लिए कर सकते हो, और आपकी जो कंट्री की फॉरेन रिजर्व है उसको भी ये स्ट्रेंथन करता है। ये प्रमोट करता है हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी। देखो, जब हम ट्रेड करते हैं और कंट्रीज के साथ, ठीक है, तो इंडिया को क्या होगा कि भी ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी मशीनरी हो सकती है, या ऐसा कुछ बहुत सारा रॉ मटेरियल हो सकता है जो हमारे देश में ना हो, तो अगर हम बाहर के देश से उसको क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगी, हमारी एक बेहतर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी और हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकते हैं। तो ये हमारे देश की ग्रोथ, उसके मॉडर्नाइजेशन जो कर रहा है इंडस्ट्री के, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, हम ये जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ये रोजगार के अवसर भी देता है युवाओं को। तो देखो, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो आपकी जॉब्स क्रिएट करता है, प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्ट में, पैकेजिंग में, शिपिंग सेक्टर्स में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये इंटरनेशनल ट्रेड है वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर रहा है और लोगों की इनकम लेवल को इंक्रीज कर रहा है।
ये हमारे रिलेशन जो है दूसरी कंट्रीज के साथ इम्प्रूव करता है। देखो जब हम ट्रेड करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो दूसरे देश है उनके साथ भी हमारे रिश्ते कैसे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सुधरेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम व्यापार करेंगे तब जो रिलेशन होंगे वो और भी इम्प्रूव होंगे। ट्रेड जो होता है वो कहीं ना कहीं बिल्ड करता है एक इकोनॉमिक कॉपरेशन, गुड रिलेशन इंडिया और नेशंस के बीच में, जो बहुत ही प्रमोट कर रहा है आपका पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशन, म्यूचुअल ग्रोथ, ठीक है। क्योंकि भाई अगर हम एक अच्छे ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कोई भी कंट्री आइसोलेशन में वो ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। जब वही अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होगा तब आपकी क्या बोलते हैं जो ग्रोथ डेवलपमेंट होगी वो कैसे होगी, तब ज्यादा बेटर हो सकती है। टू यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। देखो हर कंट्री जो होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो क्या होगा, ट्रेड के जरिए कंट्री क्या बोलते हैं एक्सचेंज कर सकती है जिस उस चीज को जो प्रोड्यूस करती है बेस्ट, ठीक है। तो इससे भी हमारे जो ग्लोबल रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है ना, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे देश में नहीं होंगे दूसरी जगह पे वो क्या बोलते हैं मतलब दूसरे नेशंस में होंगे। तो वहां क्या होगा, अगर हम ट्रेड करेंगे तो उनको पता है कि भी दूसरे देशों में भी हमारे इस नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से जो गुड्स बन रहा है उनकी डिमांड है, तो उसका वो क्या करेंगे, तभी तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। इतना ही नहीं, इसकी हेल्प से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वगैरह जो होती है, मशीनरी वगैरह होती है डेवलप कंट्री से, उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। इससे हमारी जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है या और भी बहुत सारे सेक्टर है उनमें क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा। जैसे इंपोर्ट होता है आपका कंप्यूटर चिप्स, मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट्स, एआई बेस्ड टूल्स, इस तरीके से, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका इंटरनेशनल ट्रेड प्राइस में भी स्टेबिलिटी लाता है। देखो अगर कुछ ऐसी चीज है जिसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपके यहाँ लो है तो उससे क्या होगा कि भाई अगर लो है और उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगी, वो चीज महंगी बन जाएगी। बट वही चीज अगर हम इम्पोर्ट कर ले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, ये जो प्राइस में एकदम से राइज होता है इन्फ्लेशन, उसमें हेल्प करेगा। इसी तरीके से हम अगर एक्सपोर्ट कर दे सरप्लस गुड्स की, ठीक है, तो वो वेस्टेज को भी बचाएगा, ठीक है, और स्टेबलाइज रहेंगे प्राइस मार्केट में। तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है। किस तरीके से, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन लो है तो हम इंपोर्ट कर सकते हो, अगर हमारे यहाँ कोई चीज सरप्लस में उसको एक्सपोर्ट कर लो ताकि वेस्टेज ना हो। ये सपोर्ट करता है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को भी। इंटरनेशनल ट्रेड से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इनकम प्रोडक्शन किसी भी कंट्रीज में, तो कहीं ना कहीं उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है। अब उदाहरण के लिए जैसे जो आपका एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रही इतनी तेजी से आईटी में या पैरामैक्सुअल सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। तो आप चाहो तो इसके जो नीड है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7 पॉइंट्स आपके ये रहे और बाकी के 3 पॉइंट्स आपके ये रहे, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखो इन लास्ट हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि कोई भी कंट्री क्या बोलता है आइसोलेशन में नहीं रह सकती है, ठीक है। ट्रेड्स को है कनेक्ट करता है इंडिया को, वर्ल्ड को हेल्प करता है उसे ग्रो एक फास्टर तरीके से करने में। फिर आपका ये पूछा गया था 19 मार्क्स में कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, ठीक है, कि जो आपकी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है जिसको मैं शॉर्ट में लिख रखा एपीपी, इसकी इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो दोनों इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सेम ही है। एक बार जान लेते हैं पहले कि आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है। देखो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अ कंट्रीज एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. It involves setting price for agriculture products to ensure fair return to the farmers while maintaining affordable prices for consumer, ठीक है। तो देखो जो आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री के, जो इसकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक से रिलेटेड नीतियां होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए प्राइस सेट करना, जैसे नाम से पता चल रहा है ना कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, कि एग्रीकल्चर के जो आपके प्रोडक्ट्स है उनके लिए प्राइस सेट करना, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि हमें एक ऐसा प्राइस सेट करना है इसमें कि जिसमें फार्मर्स को भी एक अच्छा रिटर्न मिले और कंज्यूमर के लिए भी वो गुड्स कैसे हो, अफोर्डेबल हो।
इम्पोर्टेंस में इसमें आ जाते हैं, पहले इसकी क्या है तो देखो, एक तो इसका इम्पोर्टेंस में यही है कि ये इंश्योर करता है कि फेयर इनकम मिले आपके फार्मर्स को। तो जो आपके प्राइस पॉलिसी होती है वो क्या करती है कि इस तरीके से सेट करना चाहिए कि देखो अब क्या होता है कि क्रॉप के प्राइस में भी बहुत ज्यादा आपके क्या होते हैं फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। तो उस समय फार्मर्स की इनकम हम कैसे हेल्प करें कि फेयर मिले। तो आपकी जो प्राइस पॉलिसी है वो हेल्प करती है कि आपको एक स्टेबलाइज कर सके उनकी इनकम को। किस चीज की गारंटी देके, गवर्नमेंट की तरफ से, कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं एमएसपी, ठीक है, कि इस रेट पे सरकार आपसे आपकी जो क्रॉप्स है वो खरीद लेगी। तो फेयर इनकम मिल सके फार्मर्स को, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। अगर देखो प्राइस इस तरीके से सेट किया जाएगा कि जो फार्मर्स को भी लगे कि फेयर है, तो वो भी बोलेंगे कि हाँ यार, हमें हमारे जो क्रॉप्स है, प्रोडक्ट्स है, उसके लिए हमें अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, मोटिवेट होंगे और भी ज्यादा गुड्स, मतलब वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेंगे। ये स्टेबलाइज लाता है मार्केट के प्राइस में। देखो एग्रीकल्चर के प्राइस में क्या होता है, आपका फ्लक्चुएशन होता रहता है जैसे जैसे आपके मौसम में बदलाव होता है वेदर कंडीशंस के कारण, ठीक है। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि भाई जो इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए और स्टेबल प्राइस मेंटेन कर सके हम बाजार में। फिर आपका जो आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है जिसको सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसका बनाने का फायदा ये है कि कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें ये इंश्योर करती है कि आपके जो भी एसेंशियल फूड आइटम्स है वो एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों को उपलब्ध कराया जाए। ताकि, क्योंकि देखो अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो इससे कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है। बट वहीं पर अगर आपका अफोर्डेबल प्राइसेस लेंगे हम एसेंशियल फूड आइटम्स के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी प्रिवेंट करेगा और जो भी इंश्योर करेगा कि जो भी जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको आपकी जो फूड है, जो मतलब लोगों की बेसिक नीड्स है, वो मिल सके। प्रमोट बैलेंस क्रॉप प्रोडक्शन। फिर इसमें यही है कि अगर बेटर प्राइस दिया जाएगा क्रॉप्स के लिए, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा बैलेंस क्रॉप्स का प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे प्रमोट करना पल्सेस का, ऑयल सीड्स का, ठीक है, इस तरीके से ये रूरल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। अगर देखो आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी होगा तो कहीं ना कहीं ये स्टेबल और प्रॉफिटेबल बनाएगा किसको, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिससे क्योंकि जो रूरल आपकी जो जनसंख्या हो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो उनको भी उससे क्या होगा, एक हाई इनकम मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो भी इम्प्रूव होगा। तो ये रूरल डेवलपमेंट या विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, कौन, आपकी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। और इंश्योर करती है फूड सिक्योरिटी। प्राइस इंसेंटिव्स की हेल्प से गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि एडुकेट प्रोडक्शन हो आपका जो भी स्टेपल फूड क्रॉप्स है, ठीक है, जो भी आपकी स्टेबल फूड क्रॉप्स है उनका आपका एडुकेट प्रोडक्शन हो, जो आपका कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेगा आपके नेशन में। आपकी जो स्टेबल फूड क्रॉप्स होती है इसमें आपकी वो क्रॉप्स आ जाती है इनको प्रोड्यूस और कंज्यूम किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। ये आपके चीफ सोर्स होते हैं, मतलब लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के, जैसे, ठीक है, ये अदर न्यूट्रिएंट्स के, जैसे आपकी अलग अलग देश में अलग हो सकती है। जैसे इंडिया में क्या हो सकती है आपके कॉमन स्टेबल फूड क्रॉप, यहाँ जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, अलग अलग देश की जरूरत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। बट इंडिया और एशिया में राइस, वीट, मेज हो गया, मक्का हो गया आपका, ठीक है, मिलेट्स, ठीक है, ये होती है इसमें इंडिया में, जैसे राइस, वीट। तो ये आपके इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज के, ठीक है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे, जो उद्देश्य है वो भी जस्ट इसी से रिलेटेड है, बट एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। देखो पहला क्या है कि
टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सही बात है भाई, अगर आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसेंटिव्स मोटिवेशन दे रही है आपके फार्मर्स को कि अपना प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, वो फार्मर्स इससे इंक्रेज होंगे कि भी हमें बेटर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, क्योंकि उनको अगर अच्छा प्राइस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उनके प्रोडक्ट्स के लिए। इससे क्या होगा भाई, फार्मर्स को भी एक रीजनेबल और जो स्टेबल रिटर्न्स मिल जाएगा फार्मर्स को। जो क्योंकि क्या होता है ना कि एग्रीकल्चर के प्राइसेस में बहुत सारा मतलब चेंजेस होते रहते हैं बहुत रीजन के कारण, ठीक है, सीजन में बदलाव हो गया, वेदर के कारण, ठीक है, मार्केट के कारण। तो कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इंश्योर करता है कि एक रीजनेबल और एक स्थिर रिटर्न मिल सके फार्मर्स को। कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करेगा एक्सेसिव प्राइस राइजेस से, कि मतलब इस तरीके से प्राइस सेट करना कि फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी पूरा हो सके और कंज्यूमर की परचेसिंग पावर को भी ध्यान में रख के। ये मेंटेन करता है आपका इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये इस चीज को इंश्योर करता है कि ऐसा ना हो कि कोई एक क्रॉप को मतलब फेवर किया जा रहा है और एक को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि प्रमोट बैलेंस एग्रीकल्चर ग्रोथ, मतलब कि सभी क्रॉप पे ध्यान दिया जाए। सेल्फ सफिशिएंसी मिलेगी फूड ग्रेन्स में, स्टेबलाइजेशन लाता है प्राइसेस में समय के साथ। ये पॉइंट तो खैर हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब भी अगर इतना एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन होगा प्राइस पे तो जिससे क्या होगा, जो फार्मर्स है उनको भी नुकसान होगा और कंज्यूमर को भी। फिर ये फैसिलिटेट करता है प्रोक्योरमेंट और बफर स्टॉक के ऑपरेशंस में भी। अब किस तरीके से देखो, बफर स्टॉक गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, किस लिए, कि भाई मतलब उस समय के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कि जहाँ जब जैसे कुछ इमरजेंसी या क्राइसिस के टाइम में, तो कहीं ना कहीं आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि मेंटेन करे रिजर्व किसके लिए, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए क्राइसिस के समय पे हेल्प करता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। आप चाहते इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे हमने कुछ आपके वो इम्पोर्टेंस थे जस्ट उसी से कोरिलेटेड है, बट क्वेश्चन में अलग अलग पूछा तो इसलिए हमने भी अलग अलग इसमें डिस्कस कर दिए। एट लास्ट आप कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो आपकी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है वो बहुत ही एक अच्छा बैलेंसिंग टूल्स है, जो फार्मर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको एक फेयर रेम्युनरेशन प्रोवाइड करके, और कंज्यूमर को भी मतलब उसके इंटरेस्ट को ध्यान रख के कि उसको जो प्रोडक्ट है रीजनेबल प्राइस पे मिल सके। इसका अल्टीमेटली एम यही है कि प्राइस में स्टेबिलिटी लाना, प्रोडक्शन में ग्रोथ लाना, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना अपनी इकोनॉमी में।